हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेज में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग बात करने चल रहे हैं दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। और संभवतः यह दिल्ली सल्तनत कालीन की आखिरी क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश के बारे में अध्ययन किया हुआ था, जिसमें आप लोगों ने बेहतरीन अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि आप लोग पीछे क्लास देख चुके होंगे, और नहीं देख चुके होंगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर क्लास देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने चल रहे हैं दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लोधी वंश था, जो दिल्ली सल्तनत कालीन का जो सबसे अंतिम वंश लोधी वंश होता है, उसका जो सबसे अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को काबुल के तैमूर वंशी शासक बाबर ने परास्त करके दिल्ली सल्तनत काल को और उसके बाद फिर लोधी वंश दोनों को समाप्त करके भारत में एक नए वंश की नींव डाला है, मुगल वंश। तो हम लोग मुगल वंश को अगले क्लास में देखेंगे। आज की जो क्लास है वो दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर है कि कैसे प्रशासन, दिल्ली सल्तनत कालीन जितने भी शासक थे वो प्रशासन को कैसे चलाते थे, किस तरीके से वो अपने आप गवर्नमेंट को हैंडल कर पाते थे, अपने शासन को कैसे हैंडल कर पाते थे, किस तरीके से वो चलाते थे, इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। और एग्जाम से भी क्वेश्चन बहुत हद तक यहाँ से पूछे जाते हैं। बड़े बड़े एग्जाम्स जो होते हैं उसमें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सुल्तान के बारे में देखेंगे। सुल्तान सबसे सर्वोच्च पद पे होता था, तो सुल्तान ही सबसे अधिक प्रभावशाली होता था, सबसे शक्तिशाली होता था सुल्तान। तो सुल्तान के बारे में अगर बात की जाए तो सुल्तान की जो उपाधि थी वो तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। आप लोगों को पता होगा कि मध्यकालीन भारत पर जब आक्रमण किया गया था, मुस्लिम आक्रमण हुआ था, तो सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया था। उसके बाद अरबों के बाद तुर्क मुसलमानों ने आक्रमण किया था, तुर्कों ने आक्रमण किया था। तो सुल्तान का जो पद था वो किसके द्वारा दिया गया? तुर्कों के द्वारा दिया गया सुल्तान का पद। सुल्तान की उपाधि तुर्क शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। और महमूद गजनवी जो था वो पहला शासक था, पहला तुर्क शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। कौन? महमूद गजनवी। इस बात को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। और सुल्तान जो होता था वो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया होता था। केंद्रीय जो प्रशासन होता था उसका मुखिया ही सुल्तान होता था। और सुल्तान जो होता था वो सेना का सर्वोच्च सेनापति भी होता था। सेना का सर्वोच्च सेनापति वो सुल्तान ही होता था। एवं न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था। मतलब जो भी निर्णय सुनाने होते थे, निर्णय जो सबसे मान होता था, उस समय कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं था, कोई हाई कोर्ट नहीं था। जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होता था वो सुल्तान में ही समाहित होता था। तो सुल्तान ही जो था वो न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। तो इस तरीके से सुल्तान के बारे में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की। हम लोग बात करते हैं अमीर के बारे में। जो अमीर होते थे सुल्तान के बाद, जो सबसे प्रभावशाली होते थे, मतलब जितने भी प्रभावशाली पद होते थे और प्रभावशाली पदों पर जिनकी नियुक्तियां की जाती थी, उन नियुक्त व्यक्तियों को ही अमीर कहा जाता था। और अमीरों का प्रभाव जो होता था वो सुल्तान पर होता था। अमीरों का प्रभाव सुल्तान पर होता था। और अमीरों का प्रभाव उस समय बहुत अधिक बढ़ जाता था जब सुल्तान क्या होता था? अयोग्य होता था। सुल्तान के पास योग्यता नहीं होती थी, सुल्तान निर्बल होता था, या सुल्तान जो होता था वो बहुत अल्पवयस्क होता था। अल्पवयस्क का मतलब ये होता है कि पहले के जो सुल्तान होते थे, कई सारे सुल्तान ऐसे हैं जो 5 वर्ष की उम्र में सुल्तान बना दिए गए, 6 वर्ष की उम्र में सुल्तान नियुक्त कर दिए गए, 10 वर्ष की उम्र में सुल्तान नियुक्त कर दिए गए। तो वो जो है उनके पास उतनी बुद्धि, उतना दिमाग नहीं होता था चलाने के लिए। तो अमीर जो है उनकी सहायता, अमीरों की सहायता से वो शासन करता था। अमीरों का प्रभाव ही सुल्तान के ऊपर होता था। इसके बाद अगर बात की जाए मंत्री परिषद की, तो कार्यों के कुशल संचालन हेतु जो था वो मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती थी, मंत्री परिषद का गठन किया जाता था। और इसे सल्तनत काल में, मंत्रिपरिषद को ही सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस ए खलवत, इस बात को आप लोग नोट करिएगा। मजलिस ए खलवत, ये जो है मंत्रिपरिषद को कहा जाता था। क्योंकि मंत्रिपरिषद तो बाद में हम लोगों ने अपने हिंदी भाषा में किया इसको, लेकिन जो मंत्रिपरिषद को बोला जाता था दिल्ली सल्तनत काल में, वो मजलिस ए खलवत कहा जाता था। और आप लोगों को पता है कि मंत्रिपरिषद जो होता था, सल्तनत काल में 4 मंत्री जो थे, 4 मंत्री, चार मंत्रिपरिषद में 4 मंत्री महत्वपूर्ण थे। और वो 4 मंत्री कौन थे? पहला वजीर, दूसरा दीवाने अर्ज, तीसरा दीवाने इंसा, और उसके बाद दीवाने रसालत। ये 4 मंत्रिपरिषद जो होती थी, वजीर, प्रधानमंत्री जिसको बोला जाता था, फिर दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा और दीवाने रसालत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था। वजीर जो होता था ये मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता था। वजीर यानी प्रधानमंत्री जो होता था, इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता था वजीर। तो इस बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? वजीर होता था। कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है, छोटे छोटे एग्जाम्स में भी और बड़े एग्जाम्स में भी। तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख वजीर होता है।
और यह राजस्व और वित्त विभाग का भी प्रमुख होता है। राजस्व और वित्त विभाग का प्रमुख होता है, तो इससे आप लोगों को पता लग सकता है कि इससे इससे जो है लगान, कर व्यवस्था या दान, सैनिक व्यय सभी के बारे में देखभाल इसी को ही करना होता था, वजीर या प्रधानमंत्री को। दोनों एक ही होते हैं, वजीर और प्रधानमंत्री। और तुगलक काल जो था, तुगलक काल को ही जो है भारतीय मुस्लिम वजीरत का स्वर्ण काल कहा जाता है। तुगलक काल जो होता है, तुगलक काल, इस बात को आप लोग नोट करिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तुगलक काल को मुस्लिम भारतीय वजीरत का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, किस काल को कहा जाता है मुस्लिम भारतीय वजीरत का स्वर्ण काल? तो तुगलक काल को ही मुस्लिम भारतीय वजीरत का स्वर्ण काल कहा जाता है। वजीर का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री, जो कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दीवाने अर्ज की। दीवाने अर्ज इसे क्या बोला जाता है, किससे रिलेटेड है ये? सैन्य विभाग से। दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग से रिलेटेड है, और इसकी स्थापना जो की थी वो बलबन ने की थी। इसकी स्थापना बलबन द्वारा की गई थी। एक क्वेश्चन एग्जाम से कहीं पूछता है कि दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी, तो बलबन ने की थी। किस विभाग से संबंधित है ये? सैन्य विभाग से संबंधित है, ठीक है। और जो आरिज ए मुमालिक होता था, आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक वो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। आरिज ए मुमालिक, कभी कभी जहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है। आरिज ए मुमालिक ये सैन्य विभाग जो होता था उसका प्रमुख होता था। सैन्य विभाग का प्रमुख आरिज ए मुमालिक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दीवाने इंसा। दीवाने इंसा क्या होता है? जो शाही पत्र व्यवहार का कार्यभार होता था, शाही पत्र व्यवहार के कार्य का भार जो होता था वो दीवाने इंसा ही करता था। दीवाने इंसा के अंतर्गत ही आता था। शाही पत्र व्यवहार के कार्य का भार जो होता है वो, और यह पद जो होता है वो दबीर ए मुमालिक के अंतर्गत आता है। दबीर ए मुमालिक, दबीर ए मुमालिक। तो इस तरीके से आप लोगों ने दीवाने अर्ज देखा, जो कि सैन्य विभाग के अंतर्गत आता है, ये आरिज ए मुमालिक। और दीवाने इंसा जो कि शाही पत्र व्यवहार का कार्यभार जो होता था, जो शाही पत्र जो होते थे उनके शाही पत्र व्यवहार, उसका जो कार्यभार होता है, किस तरीके से शाही पत्र को भेजना है, कैसे लिखना है, क्या करना है, वो दबीर ए मुमालिक के अंतर्गत होता था। और लास्ट बचता है दीवानी रसालत। अब आप लोगों को पता है दीवानी रसालत जो होता था ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित होता था। धार्मिक मुद्दों से संबंधित, धार्मिक मुद्दों से संबंधित जो भी चीजें होती थी वो इसी विभाग के अंतर्गत आती थी, दीवाने रसालत। तो ये चार पद जो, चार मंत्री पद जो होते थे, वजीर, प्रधानमंत्री, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा और दीवाने रसालत, ये मंत्रिपरिषद के चार सबसे महत्वपूर्ण पद होते थे। वजीर, दीवान, दीवाने इंसा और दीवाने रसालत। तो इस तरीके से चारों को आप लोग नोट करिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अन्य प्रमुख पद में। प्रमुख पद में ये जो मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं लगभग 17-18, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ चीजें, जो कुछ चीजें नहीं बोल रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, उसको भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने चल रहे हैं। अन्य प्रमुख पद, जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि जो पद होते थे वो किसके लिए बनाए गए थे, वो किस चीजों के लिए बनाए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये जो चार पद मैंने बताए उसके अतिरिक्त भी कुछ पद होते थे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे दीवाने मुस्तक राज, दीवाने मुस्तक राज ये किससे रिलेटेड होता था? ये राजस्व विभाग से रिलेटेड होता था। एग्जाम से क्वेश्चन पूछता है, ऐसे चार ऑप्शन दे देगा और मिलान को करने को दे देगा कि कौन सा विभाग किससे रिलेटेड है। दीवाने मुस्तखराज ये राजस्व विभाग से रिलेटेड था। और उसके बाद दीवाने रियासत ये बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित था। बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित था दीवाने रियासत। और दोनों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोनों की स्थापना की गई थी। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दीवाने मुस्तखराज और दीवाने रियासत, इसकी स्थापना किस शासक ने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवाने मुस्तखराज जो होता है वो राजस्व विभाग होता है, और दीवाने रियासत जो होता है वो बाजार नियंत्रण विभाग होता है। इस बात को आप लोग नोट करिएगा। और एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमीर ए कोही। अमीर ए कोही जो होता है ये, अमीर ए कोही ये कृषि विभाग से रिलेटेड है। कृषि विभाग से रिलेटेड है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अमीर ए कोही की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी को ही पागल, सनकी व रक्त पिपासु कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। इसने ही कृषि विभाग की स्थापना की थी, अमीर ए कोही। तो आप लोगों को पता होगा कि अमीर ए कोही किस विभाग से रिलेटेड है? कृषि विभाग से। इसके अलावा दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान। देखिए दीवाने खैरात जो है ये दान विभाग से संबंधित है, दान विभाग, दान विभाग। और दीवाने बंदगान जो है ये
दास विभाग, दोनों में केवल ना और दास विभाग। बंद दास जो होते हैं उनको बंद करके रखा जाता है, गुलाम होते हैं दास, उनको बंद करके रखा जाता है। तो बंदगान मतलब दास विभाग। तो बंद से दान का आप रिलेटेड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बंदगान जो होता था वो दास विभाग से रिलेटेड होता था। और खैरात जो होता था वो, खैरात वो दान विभाग से होता था। और दोनों की स्थापना किसने की थी? दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात, दोनों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। फिरोज शाह तुगलक जो था वो दासों का बहुत शौकीन था, और फिरोज शाह तुगलक के समय में ही दासों की संख्या सबसे अधिक हो गई थी। ठीक है, बहुत सबसे अधिक हो गई थी। और दासों की देखभाल के लिए ही फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान यानी दास विभाग की स्थापना करवाई थी। इसके अलावा अगर बात करते हैं दीवाने बिजारत की, तो दीवाने बिजारत जो होता है ये वित्तीय विभाग से रिलेटेड होता है। आप लोग अगर वर्ड को मिला के चलेंगे तो आप लोगों को पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिजारत, बी से बिजारत, बी से वित्तीय, तो इस तरीके से दीवाने बिजारत जो होता था वो वित्तीय विभाग से रिलेटेड होता था। मतलब वित्तीय मामलों की देखरेख कौन करता था? वो दीवाने बिजारत। इसके अलावा मुशरिफ ए मुमालिक, मुशरिफ ए मुमालिक और मुस्तौफी ए मुमालिक, मुशरिफ ए मुमालिक और मुस्तौफी ए मुमालिक, ये क्या होता है? तो आज के समय में जो महालेखाकार होते हैं, महालेखाकार, आप लोग जो पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे महालेखाकार और महालेखा परीक्षक। तो ये दोनों का पद जो होता था वो मुस्तौफी, मुशरिफ ए मुमालिक और मुस्तौफी ए मुमालिक, दोनों को ही महालेखाकार और महालेखा परीक्षक कहा जाता था। ठीक है। और इसके अलावा खजीन या खजांची, खजांची मतलब खजाना, खजाना मतलब कोषाध्यक्ष, कोषा अध्यक्ष। आप लोग जब कभी टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन गाँव में करवाते होंगे, आप लोग उसमें कोषाध्यक्ष किसी को बनाते रहे होंगे, मतलब पैसों की देख रेख करने वाला। तो खजीन या खजांची जो होता था वो कोषाध्यक्ष विभाग के अंतर्गत आता था। ठीक है। इसके अलावा हम बात की जाए काजी उल कुजात, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पद है काजी उल कुजात की। यह सुल्तान के बाद सेना का सर्वोच्च, सॉरी, यह सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, सुल्तान के बाद, यह सुल्तान के बाद से न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो वो काजी उल कुजात होता था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि काजी उल कुजात किससे रिलेटेड है? तो सुल्तान के बाद जो होता था, आप लोगों को पता है सुल्तान के बाद भी अगर कोई पद मिलता है, कि सुल्तान के बाद दूसरे नंबर पर अपने आप में बहुत मायने रखता था। और न्याय का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था काजी उल कुजात होता था। इस बात को आप लोग नोट करिएगा। उसके बाद दीवाने बरीद, दीवाने बरीद ये गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। जो गुप्तचर विभाग होता था, दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था, गुप्तचर विभाग का प्रधान। इसके अलावा अगर बात की जाए अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर जो होता था ये अश्वशाला जो होता था, आप लोगों को पता है जो अश्वशाला होता था उसका अध्यक्ष होता था दीवाने आखुर। अमीर ए आखुर अश्वशाला का अध्यक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो सेना होती थी, जो घुड़सवार सेना होती थी, जो अश्व होते थे, अश्व मतलब घोड़े होते हैं, तो उनकी देखभाल करने वाला उसका पूरा जो सबसे, वो सारे घोड़ों का मतलब जितने भी होते थे सबका जो हेड होता था उसे अमीर ए आखुर कहा जाता था, इसे ही अश्वशाला का अध्यक्ष कहा जाता था। इसके बाद आती है दीवाने इस्तिहाक। दीवाने इस्तिहाक ये पेंशन विभाग से संबंधित होता है। किसको कितनी पेंशन देनी है, कैसे कब किसका पेंशन काटना है, बढ़ाना है, ये पेंशन विभाग दीवाने इस्तिहाक के अंतर्गत आता था। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है मुतर्रिफ। मुतर्रिफ जो होता था ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। कारखानों का जो प्रमुख होता था, दिल्ली सल्तनत कालीन जो कारखाने होते थे, कारखानों का जो प्रमुख होता था उसका जो, उसे क्या कहा जाता था? मुतर्रिफ। इसके अलावा है अमीर ए मजलिस। अमीर ए मजलिस जो होता था वो जितने भी दरबार में, सल्तनत कालीन दरबार में सुल्तान के जितने भी शाही उत्सव एवं दावत होते थे, मतलब शाही उत्सव जो होते थे और दावत जो होते थे, उनका जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? अमीर ए मजलिस। मतलब शाही उत्सव एवं दावतों का प्रमुख कौन होता था? अमीर ए मजलिस। और सद्रुस सुदूर, सद्र उस सुदूर, ये क्या होता था? तो सद्र उस सुदूर जो होता था ये धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। धर्म एवं दान विभाग, धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख होता था सद्र उस सुदूर, धर्म एवं दान विभाग। ठीक है। और सरे जानदार जो होता था, ये जो सुल्तान के अंगरक्षक होते थे, सुल्तान के जो अंगरक्षक होते थे उनका प्रधान होता था। सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान, सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा है। सुल्तान के अंगरक्षकों का जो प्रधान होता था उसे सरे जानदार। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे? जो अंगरक्षक होते हैं वो बहुत जानदार होते हैं, जानदार। तो अंगरक्षक जो होते हैं जानदार होते हैं,
और सरे जानदार, जानदार का जो सर होता है उसे क्या बोला जाता है, सरे जानदार। तो सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान, इस तरीके से आप इस चीज को याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करने चल रहे हैं सैन्य संगठन की। यहाँ पे चौथे नंबर पर आता है सैन्य संगठन। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। आपको कहीं से सारी चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इतनी सारी चीजें आपको एग्जाम से पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं सैन्य संगठन की। आइए सैन्य संगठन के बारे में हम लोग बात करते हैं। सैन्य संगठन, अब देखिए सैन्य संगठन जो था सल्तनत कालीन संगठन, जो सल्तनत कालीन सेना का ढांचा था, सल्तनत कालीन सेना का ढांचा वो राष्ट्रीय नहीं था। राष्ट्रीय का मतलब होता है केवल हिंदुस्तान से रिलेटेड नहीं था। हिंदुस्तान के ही लोग सल्तनत कालीन सेना में नहीं होते थे, बल्कि होते ही नहीं थे। सल्तनत कालीन सेना का जो ढांचा था वो राष्ट्रीय ना होकर एक तरीके से कहा जाए तो अंतरराष्ट्रीय था, जिसमें राष्ट्रीय नाम के ही थे, बाकी सारे के सारे अंतरराष्ट्रीय। का मतलब ये होता है कि जैसे उस समय इसमें तुर्क जो होते थे, इसमें कौन कौन शामिल होते थे, तुर्क होते थे, अमीर होते थे, मंगोल होते थे, ईरानी होते थे, इस तरीके से कई सारे अरबी होते थे, और भारतीय मुसलमान भी शामिल होते थे। कौन, भारतीय मुसलमान भी इसमें शामिल होते थे। तो इस तरीके से इसमें राष्ट्रीय नहीं था, बल्कि इसमें तुर्क, अमीर, मंगोल, ईरानी और भारतीय मुसलमान शामिल होते थे। और इसमें कुछ अफगान भी होते थे, अफगान, इसमें अफगान भी इस तरीके से सेना का राष्ट्रीय राष्ट्रीय ढांचा ना होकर सेना का ढांचा इस तरीके से था, ठीक है। और अगर बात की जाए, इल्तुतमिश ने एक संगठन जो है सेना स्थापित की थी। इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित सेना को क्या कहा जाता है, तो इल्तुतमिश द्वारा स्थापित सेना को हस्म ए कल्ब कहा जाता है। हस्म ए कल्ब कहा जाता था, हस्म ए कल्ब। इसी को ही केंद्रीय सेना भी कहा जाता है, ठीक है, केंद्रीय सेना। हस्म ए कल्ब का मतलब होता है केंद्रीय सेना। इसे इल्तुतमिश ने स्थापित किया था, हस्म ए कल्ब या केंद्रीय सेना, या इसे कल्ब ए सुल्तानी भी कहा जाता था। कल्ब ए सुल्तानी मतलब सुल्तान का सेना। कल्ब ए सुल्तानी, जो सुल्तान का सेना होता था उसे क्या कहा जाता है, कल्ब ए सुल्तानी। मतलब इसके तीन नाम, या तो आप हस्म ए कल्ब, या केंद्रीय सेना इसी को बोला जाता है, या कल्ब ए सुल्तानी, जो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। जबकि सामंतों एवं प्रांतपतियों की जो सेना होती थी, सामंत एवं प्रांतपतियों की जो सेना होती थी, उसे सवार ए कल्ब कहा जाता था। सवार ए कल्ब, सवार ए कल्ब किसको कहा जाता था, जो प्रांतपतियों या सामंतों की सेना होती थी, उसे हस्म ए अतरफ कहा जाता था। ये जो है आपका जो सवार ए कल्ब होता है, ये शाही घुड़सवार सेना को कहा जाता था। सवार ए कल्ब जो होता था ये शाही घुड़सवार सेना को बोला जाता था, शाही घुड़सवार सेना। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सल्तनत कालीन में शाही घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता है, कहा जाता था, तो सवार एक कल्ब कहा जाता था। जबकि जो प्रांतपतियों सामंतों की जो सेना होती थी, सामंतों एवं प्रांतपतियों की सेना होती थी, उसे हस्म ए अतरफ कहा जाता था। हस्म ए अतरफ, हस्म ए अतरफ, इस तरीके से ये सामंतों एवं प्रांतपतियों की सेना को कहा जाता था, ठीक है। सल्तनत काल में चार प्रकार के सैनिक होते थे, सल्तनत काल में चार प्रकार के सैनिक होते हैं। सबसे पहला सैनिक कौन था, सुल्तान की अस्थाई सेना, सुल्तान की अस्थाई सेना। आप लोग इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सुल्तान की अस्थाई सेना होती थी, जिसे क्या कहा जाता था, खास खेल, खास खेल, ठीक है। और ये जो खास खेल कहा जाता है सुल्तान की अस्थाई सेना, सुल्तान स्वयं इसकी नियुक्ति करता था, कोई और इसकी नियुक्ति नहीं करता था, इसकी नियुक्ति स्वयं सुल्तान करता था। और दूसरा जो होता था सुल्तान की अस्थाई सेना के अलावा, वो प्रांतों एवं सूबेदारों की सेना होती थी, प्रांतों एवं सूबेदारों की सेना, सूबेदारों की सेना। चार प्रकार की सेना होती थी सल्तनत कालीन, जिसमें पहला सुल्तान की अस्थाई सेना होती थी, दूसरा प्रांतों एवं सूबेदारों की सेना, जिसे क्या कहा जाता था, हस्म अतरफ, इसे क्या कहा जाता था, हस्म अतरफ कहा जाता था, ठीक है। तीसरा जो था वो युद्ध के समय अस्थायी रूप से जो भर्ती किए जाते थे, युद्ध के समय जो अस्थायी रूप से भर्ती किए जाते थे, वो भी तीसरे रूप में आता था, अस्थायी रूप से भर्ती किए जाने वाले। तो इस तरीके से एक अस्थायी सेना थी, एक प्रांतीय सूबेदारों की सेना थी, एक युद्ध के समय अस्थायी रूप से भर्ती किए जाने वाले, और चौथा जो था, जो मुस्लिम आक्रमणकारी होते थे, बाहर से जो मुस्लिम आक्रमणकारी होते थे, मुस्लिम स्वयंसेवकों के रूप में, मतलब मुस्लिम स्वयंसेवकों के रूप में, स्वयंसेवकों के रूप में काफिरों से लड़ने वाले,
काफिरों से लड़ने वाले, ठीक है, ये चौथी सेना होती थी। इसमें केवल मुसलमान ही शामिल होते थे, और जो काफिर होते थे, बाहर से आक्रमण करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी होते थे, उनकी रक्षा करने के लिए, युद्ध में मतलब लड़ने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती थी। और ये जो है, इन्हें वेतन नहीं मिलता था, इन्हें वेतन नहीं मिलता था, केवल लूट में हिस्सा मिलता था, लूट में इनको हिस्सा दिया जाता था, जितना लूट सके वो लूट। ठीक है, इस तरीके से सल्तनत कालीन 4 प्रकार की सेना होती थी। सुल्तान की अस्थायी सेना, प्रांतीय एवं सूबेदारों की सेना, युद्ध के समय अस्थायी रूप से भर्ती किए जाने वाले, और मुस्लिम स्वयंसेवकों के रूप में काफिरों से युद्ध करने वाले। ठीक है, और इनको क्या करता था, लूट में केवल हिस्सा मिलता था, इन्हें वेतन नहीं मिलता था। बाकी जितने भी होते थे इनको वेतन मिलता था, पेमेंट मिलता था। इसके अलावा आगे बात करते हैं हम लोग। जो सल्तनत कालीन सेना थी, जो सल्तनत कालीन सेना थी, वो मुख्यतः 3 भागों में विभक्त थी, और वो भी किस आधार पर, दशमलव प्रणाली के आधार पर। जो सेना थी वो 3 भागों में विभक्त थी, 3 भागों में। और किस किस प्रकार से थी, तो वो दशमलव प्रणाली के आधार पर। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दशमलव प्रणाली के आधार पर, किस आधार पर, दशमलव प्रणाली के आधार पर 3 भागों में विभक्त थी। और वो 3 भाग कौन थे, तो सबसे पहला जो आता है वो घुड़सवार सेना आती है। सबसे पहला क्या आता है, घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है, घुड़सवार के बाद गज या हाथी सेना, गज या हाथी सेना, इसी को गज सेना या हाथी सेना बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा जो आता है वो आपको, जो पैदल चलने वाले होते हैं, पैदल सेना या पायक सेना, पैदल सेना। ठीक है, पैदल सेना। जो सबसे बड़ी सेना होती थी वो पैदल सेना ही होती थी। पैदल सेना क्या होती थी, सबसे बड़ी सेना होती थी सल्तनत काल की। ठीक है, सबसे बड़ी सेना। और जो सबसे जो है कहा महत्वपूर्ण सेना होती थी वो घुड़सवार सेना होती थी। घुड़सवार सेना सबसे महत्वपूर्ण सेना होती थी सल्तनत काल में। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण सेना वो घुड़सवार होती थी, जबकि सबसे बड़ी सेना क्या होती थी, वो पैदल या पायक सेना होती थी। ठीक है, और अगर सबसे बात की जाए, जो घुड़सवार होते थे, शस्त्रधारी घुड़सवार जो होते थे, उनको सवारी बरगुस्तवानी कहा जाता था। अब देखिए, घुड़सवार सेना की बात की गई यहाँ पे। अब जो शस्त्रधारी घुड़सवार होते थे, मतलब घोड़े पे जो शस्त्र लेकर चलते थे, उनको क्या कहा जाता था, उनको सवार ए बरगुस्तगानी कहा जाता। सवार मतलब घोड़े पर सवार, सवार ए बरगुस्तवानी, बरगुस्तवानी, इनको बरगुस्तवानी कहा जाता था, जो शस्त्रधारी घुड़सवार होते थे। और घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान होता था, जो घुड़सवार होते थे, घुड़सवारों की जो टुकड़ी का प्रधान होता था, उसे क्या कहलाता था, सरे खेल कहलाता था, सरे खेल। जो घुड़सवारों की टुकड़ी, जैसे पता लगे कई सारे घुड़सवारों की कई सारी टुकड़ियां हैं, 10-10 टुकड़ियां हैं, तो हर एक टुकड़ी के जो प्रधान होता था उसको सरे खेल कहा जाता था। हम लोग इसके बारे में विधिवत अध्ययन करने चल रहे हैं, तो इसमें इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके आगे भी हम लोग बात करते हैं। पीछे मैंने आप लोगों को बताया कि जो घुड़सवारों की सेना होती, टुकड़ियां होती थी, उस टुकड़ी का जो प्रधान होता था वो सरे खेल कहलाता था। अब सरे खेल का मतलब क्या होता है, देखिए, 10 अश्वरोही जो होते थे, 10 अश्वरोही, अश्व मतलब घोड़े पर जो बैठते वाले जो सेना थी, उन 10 अश्वरोही बराबर एक सरे खेल होता था। 10 अश्वरोही की जो है ऊपर एक सरे खेल की नियुक्ति की जाती थी, एक सरे खेल की नियुक्ति 10 अश्वरोही के ऊपर की जाती थी। और उसके बाद 10 सरे खेल, अब एक सरे खेल बराबर 10 अश्वरोही, और 10 सरे खेल बराबर कितने होते थे, 10 सरे खेल बराबर एक नियुक्ति इसके ऊपर भी की जाती थी, और उसे क्या कहा जाता था, एक सिपह सालार, एक सिपह सालार बोला जाता था। मतलब 10 सरे खेल के ऊपर एक सिपह सालार की नियुक्ति की जाती थी। और 10 सिपह सालार के ऊपर, 10 सिपह सालार के ऊपर एक अमीर की नियुक्ति की जाती थी। मतलब इसके ऊपर क्या होता था, वो अमीर होता था। 10 अश्वरोही के ऊपर एक सरे खेल, 10 सरे खेल के ऊपर एक सिपा सालार, और 10 सिपा सालार के ऊपर एक अमीर की नियुक्ति की जाती थी। और 10 अमीर के ऊपर, 10 अमीर के ऊपर एक मलिक की नियुक्ति की जाती थी, एक मलिक। तो इस तरीके से सबसे बड़े पद को, सबसे छोटे सबसे बड़े पद को आप देख सकते हैं। और 10 मलिक के ऊपर जो होता था, सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या होता था, एक खान होता था। तो खान सबसे बड़ा होता था, 10 मलिक के ऊपर एक खान होता था। तो इस तरीके से इस बात को आप लोग नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीजें। 10 अश्वरोही बराबर एक सरेखेल की नियुक्ति की जाती थी। फिर जब 10 सरेखेल हो जाते थे तो एक सिपा सालार की नियुक्ति की जाती थी, और 10 सिपा सालार के ऊपर एक अमीर होता था, 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक होता था, और 10 मलिक के ऊपर एक खान होता था। इस बात को आप लोग नोट करिएगा।
अगर बात की जाए सैनिक सुधार की दृष्टि से, अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वो सबसे आगे था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो था सैनिक सुधार की दृष्टि से सबसे आगे था। इसके समय में लगभग 4.25 लाख अस्थायी सेना थी। 4.25 लाख अस्थायी सेना किसके समय थी? 4.25 लाख अस्थायी सेना थी, ना कि अस्थायी। तो सैनिक सुधार की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? वो अलाउद्दीन खिलजी था। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस शासक के समय सल्तनत काल में लगभग 4.25 लाख अस्थायी सेना थी, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के समय थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़े को दागने की घोड़े को दागने और सैनिकों का हुलिया चलाने की प्रथा प्रारंभ की थी। सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा। अब ये क्या होता है सैनिकों का हुलिया? जैसे घोड़ों को दागने मतलब पहचान करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई सैनिक हुआ, वो कोई भ्रष्टाचार किया, कोई आंतरिक रूप से कोई विरोध किया, भ्रष्टाचार किया, नहीं गया, कुछ उधर उल्टा पुल्टा किया, तो उसकी पहचान कैसे की जाएगी? पहले के समय में तो सीसीटीवी होते नहीं थे कि हाँ हम सीसीटीवी में देख के उसकी पहचान कर लेंगे। तो उसकी पहचान कैसे की जाए? जिनकी भी नियुक्ति सैनिकों की नियुक्ति होती थी, चेक किया जाता है कि उसकी आंखें कैसी हैं, उसके तिल कहाँ है, गाल पे कहाँ है, या किस तरीके से उसके बाल हैं, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। इसको एक कागज में नोट करवा लेता था। इसी को ही सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा बोला जाता है। इसको किसने ये शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं करों का विभाजन के बारे में। जो कर व्यवस्था थी, कर व्यवस्था, तो करों का विभाजन जो होता था सल्तनत कालीन में, वो दो प्रकार से होता था। एक होता था धार्मिक कर, एक धार्मिक कर था, और एक धर्मनिरपेक्ष कर था। एक धर्म निरपेक्ष कर था। अब धार्मिक कर कौन सा था? धार्मिक कर जो था वो आप लोगों का जकात होता था। धार्मिक कर, जकात, चार बहुत इंपॉर्टेंट कर होते थे उस टाइम पे जो कि पूछे जाते थे। उसके बाद फिर जजिया, जो कि धर्मनिरपेक्ष होता था, वो जजिया, खराज, जजिया, खराज, और उसके अलावा एक होता था वो खुम्स होता था। जजिया, खराज और खुम्स, ठीक है। अब जकात होता था, ये केवल संपन्न वर्ग के मुसलमानों से लिया जाता था। केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला ये धार्मिक कर था। और मुसलमानों की आय का ये 2.5% लिया जाता था। 2.5% लिया जाता था जकात। और क्यों लिया जाता था? क्योंकि ये मुसलमानों के कल्याण पर इसे खर्च किया जाता था। मुसलमानों से लेकर मुसलमानों के कल्याण पर खर्चा किया जाता था जकात कर। और मुसलमानों की जो संपन्न मुसलमान होते थे, उन्हीं से लिया जाता था, सबसे नहीं। और कितना? उनकी आय का 2.5% लिया जाता था। इसके अलावा अगर बात की जाए जजिया कर की, तो जजिया कर जो था ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। ये तीनों कर जो था, जजिया, खराज, खुम्स, ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। और जजिया कर की बात किया जाए तो देखिए, ये गैर मुस्लिमों से क्यों लिया जाता था? क्योंकि ये सैनिक सेवा से मुक्त होते थे, सैनिक सेवा से मुक्त होते थे, इसलिए इनसे ये कर लिया जाता था, क्योंकि ये सैनिक सेवा से मुक्त थे। और सैनिक सेवा से मुक्त होने की वजह से इनसे ये कर लिया जाता था। और एक चीज और आप लोगों को बताएं कि जो संपन्न वर्ग होता था उसे 40 टंका, जो मध्यम वर्ग होता था उसे 20 टंका, और जो सामान्य वर्ग होता था उससे 10 टंका लिया जाता था जजिया कर के ऊपर। जबकि खराज कर की बात की जाए, खराज की, तो खराज जो होता है एक प्रकार से ये हिंदुओं से लिए जाने वाला, मतलब गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था। गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला भूमि कर था। भूमि कर, खराज कर। खराज कर के बारे में अगर बात की जाए तो पैदावार का 1/3 भाग लिया जाता था। पैदावार का 1/3 भाग लिया जाता था सल्तनत काल में। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था, अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने पैदावार का कितना लिया था? जिसने पैदावार का 1/2 भाग, मतलब आधा तो अलाउद्दीन खिलजी केवल कर के रूप में ले लेता था पैदावार का। तो 1/2 मतलब 50% कर लेने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। तो इस तरीके से इस बात को आप लोग नोट करिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जबकि खुम्स जो होता था ये लूट का कर होता था। खुम्स मतलब जो होता था वो लूट का कर होता था। मतलब जैसे कहीं पे आक्रमण किया, इन लोगों ने कहीं पर आकर सल्तनत कालीन जितने भी सेनाएं थे, जितने भी शासक थे, कहीं पे आक्रमण करवाते थे, तो वहां से उनको लूट का बहुत सारा धन मिलता था। तो जो लूट का धन मिलता था वो किस में यूज करते थे? अपने सैनिकों को देने में और राजकोष में इकट्ठा करते थे। कुल लूट का 1/5 भाग जो होता था, 1/5 भाग वो राजकोष में जाता था। 1/5 भाग वो राजकोष में जाता था। जबकि 1/4 भाग वो सैनिकों को दिया जाता था। सैनिकों को दिया जाता था। किसी किसी शासक के समय इसका उल्टा भी हुआ है, 1/4 भाग राजकोष में, 1/5 भाग सैनिकों को, इस तरीके से। लेकिन जो सबसे प्रचलित था वो 1/5 भाग राजकोष में जाता था और 1/4 भाग सैनिकों को जाता था। ये खुम्स का मतलब लूट का कर की बात की जा रही है, ठीक है।
और सल्तनत कालीन की बात की जाए, सल्तनत कालीन में दो प्रमुख मुद्राएं चलती थी। एक का नाम था जीतल, एक का नाम था जीतल, दूसरे का नाम था टंका। तो जीतल एवं टंका ये सल्तनत कालीन दो प्रमुख मुद्राएं थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था, इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला सल्तनत कालीन प्रथम शासक कौन था शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला? तो वो कौन था? इल्तुतमिश था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसने सबसे पहले जो है शुद्ध अरबी के सिक्के भारत में चलाए, और ये प्रथम तुर्क शासक था जो कि शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला था। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सल्तनत कालीन प्रमुख ऐतिहासिक कृतियों के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कृतियों के बारे में पूछता है, और कृतियों से ही पता चलता है कि कौन से शासक के समय क्या क्या चीजें कैसे कैसे घटित हुई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हम लोग सल्तनत कालीन प्रमुख ऐतिहासिक कृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो साथ ही आइए देखते हैं हम लोग जो सल्तनत कालीन प्रमुख ऐतिहासिक कृतियां हैं उनके बारे में। मैंने यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे लिख दी हुई है किताब ऐतिहासिक कृतियों के बारे में जो बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात की जाती है चचनामा। चचनामा जो लिखी गई थी ये अली अहमद द्वारा लिखी गई थी। अली अहमद द्वारा इसको लिखा गया था चचनामा को। और ये अरबी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? अरबी भाषा में। और ये सिंध विजय के वर्णन के बारे में, अरबों के सिंध विजय के वर्णन के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। जो प्रारंभिक विजय थी अरबों का, सिंध विजय, उसके बारे में जानकारी इसी चतनामा से ही मिलती है, जिसे किसने लिखा है? अली अहमद ने लिखा है। अगर बात की जाए किताबुल यामनी की, किताबुल यामनी की बात की जाए तो इसे अल उतबी ने, इसे अल उतबी ने इसको जो है रचना की है किताबुल यामनी की, अल उतबी ने। और ये अल उतबी की ने रचना इसकी जो किसके ऊपर है? जो सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के शासन का वर्णन इसमें दिया जाता है। जो सुबुक्तगीन था और महमूद गजनवी था, तुर्क आक्रमणकारियों के बारे में जानकारी किससे मिलती है? किताबुल यामनी से मिलती है। और इसकी रचना किसने की है? अल उतबी ने की है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तारीख ए हिंद या किताबुल हिंद, तारीख ए हिंद या किताबुल हिंद, इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना अल बरूनी ने की है। अल बरूनी, इतिहासकार अल बरूनी ने तारीख हिंद या किताबुल हिंद की रचना की है। और ये 11वीं सदी स्थिति भारत का उल्लेख इसमें मिलता है। 11वीं सदी की जो भारत का उल्लेख है, 11वीं सदी की भारत की स्थिति का जो उल्लेख है वो अल बरूनी की किताब तारीख हिंद या किताबुल हिंद से पता चलता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा है ताजुल मासिर। ताजुल मासिर किसके ऊपर है? तो ये हसन निजामी ने लिखा है। ताजुल मासिर, इसकी रचना किसने की है? हसन निजामी ने। आईएएस पीसीएस में तो एग्जाम ये क्वेश्चन, ये सारे के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन जो छोटे लेवल के क्वेश्चन होते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट ही मैंने कवर किए हुए हैं। सारे के सारे बुक्स मैंने नहीं लिखे हुए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बस उसी को ही यहाँ पे बताया हुआ है, उसी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। जबकि तबकात ए नासरी जो है ये मिनहाजुस सिराज के बारे में है। ताजुल मासिर के बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया। ये मोहम्मद गोरी के समय भारत की घटनाओं का उल्लेख करता है। ताजुल मासिर इसके किसके समय? मोहम्मद गोरी के समय जो भारत की घटनाएं हैं उसका उल्लेख ताजुल मासिर के, मतलब ताजुल मासिर मिलता है, जिसकी रचना किसने की है? हसन निजामी ने की है। जबकि तबकात ए नासरी इसकी रचना मिनहाजुस सिराज ने की है। मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासरी की रचना की है। और जो तबकात ए नासरी बुक है ये जो है मोहम्मद गोरी के भारत विजय तथा तुर्की सुल्तानों के आरंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है तबकात ए नासरी से, जिसकी रचना किसने की है? मिनाजुस सिराज ने। और इसके अलावा है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की है? जियाउद्दीन बरनी ने की है। तारीख ए फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बरनी ने की है। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी ने की है तारीख ए फिरोज शाही। इसमें फिरोज शाह तुगलक के शासन से संबंधित चीजें आपको पता चलेगी। ठीक है, तारीख है फिरोज शाही से, मतलब कुल मिला के बलबन से लेकर जियाउद्दीन बरनी की इस रचना में बलबन से लेकर और राजाभिषेक से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासन के छठे काल तक की जानकारी इसमें मिलती है तारीखी फिरोज शाही से। किताबुल रेहला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ये इब्न बबूता द्वारा इसकी रचना की गई है, इब्न बबूता द्वारा। और ये 1333 ईस्वी में जब भारत आया था, 1333 ईस्वी में भारत इब्न बबूता आया था। और 1333 से 1342 तक के भारत का वर्णन इसमें दिया गया है। 1333 से 1342 तक के शासन, भारत के वर्णन शासन का वर्णन इसमें किताबुल रेहला की बुक इब्न बतूता द्वारा जो लिखी गई है इसमें मिलता है। जबकि फुतुहात ए फिरोज शाही जो है ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा खुद लिखा गया है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे अपना संस्मरण फिरोज शाह तुगलक ने इसमें दिया हुआ है। ठीक है, फुतुहात ए फिरोज शाही। जबकि तारीख के मुबारक शाही की बात की जाए तो इसे सरहिंदी द्वारा इसको
बताया गया है। तारीख मुबारक शाही, कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा। अमीर खुसरो के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि कभी कभी एग्जाम में इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो अमीर खुसरो, इनके जो बचपन का नाम होता है वो अबुल हसन होता है। बचपन का नाम अमीर खुसरो का क्या रहता है? अबुल हसन, यामिनुद्दीन अबुल हसन इनका पूरा नाम होता है। ठीक है, तो अबुल हसन के बारे में हम लोग जानेंगे। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और इनका जन्म जो हुआ था वो एटा, एटा उत्तर प्रदेश में कहाँ है? एटा में है। उत्तर प्रदेश, एटा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और एटा के पटियाली गांव में, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए, एटिया के पटियाल एटा के पटियाली गांव में। और जहाँ पे ये इनका जन्म हुआ था, वर्तमान समय में ये कासगंज जिले में पड़ता है। एटा जो जहाँ पे इनका जन्म हुआ था पटियाली गांव, वर्तमान समय में कहाँ पड़ता है? कासगंज में हुआ था। और 1253 से 1325 ईस्वी तक ये चले थे। ठीक है, 1253 से 1325 ईस्वी तक ये निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और स्वयं निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो दोनों ने सात सात सुल्तानों का शासनकाल देखा था। सात सुल्तानों का शासनकाल अमीर खुसरो ने देखा था। और ये बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक के शासनकाल को इसने देखा था। गयासुद्दीन तुगलक तक के शासनकाल को इसने देखा था। और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन दो इतिहासकारों ने, चाहे वो निजामुद्दीन औलिया के बारे में पूछ सकता है चाहे अमीर खुसरो के बारे में, सात सात सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो ये अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया। और अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली का जनक बोला जाता है। खड़ी बोली का जनक। और यही पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। जिसने भारतीय होने का दावा भी किया था वो कौन था? अमीर खुसरो ही था। और तबला एवं सितार का आविष्कारक भी इसे माना जाता है। भारत में तबला एवं सितार का आविष्कारक किसको माना जाता है? तो अमीर खुसरो को ही माना जाता है। अमीर खुसरो की बहुत सारी कृतियां हैं। जैसे एक सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात की जाए तो वो खजाहिन उल फुतूह है। खजाहिन उल फुतूह एक, ये एग्जाम से क्वेश्चन पूछता है। खजाइन उल फुतूह, अजीब अजीब नाम होते हैं लेकिन याद करना पड़ता है। इसे तारीख अलाई भी कहते हैं, तारीख अलाई। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो किरानुस सादेन है, आसिका है। आसिका में जो गुजरात नरेश होते हैं, गुजरात नरेश राजा करण की पुत्री देवल रानी जो होती है, और अलाउद्दीन खिलजी के जो पुत्र होता है खिज्र खां, दोनों के बीच प्रेम का कहानी का वर्णन आसिका में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा नूह सिपेहर है, तुगलक नामा है, आयन सिकंदरी है, लैला व मजनू है। ये अमीर खुसरो की बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां ये सब है। तो इनके बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इस क्लास को शेयर भी करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे कि इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है। आगे क्लास में हम लोग बात करेंगे मुगल वंश के बारे में, यहाँ पे हम लोग बाबर से शुरुआत करेंगे। तो आप लोगों को क्लास के बारे में अपना व्यू जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।